कहानी की शुरुआत थाईलैंड के एक मार्शल टेम्पल से होती है, जहां टोम्पो नाम का एक फाइटर अपनी ताकत से सबको हैरान कर रहा था। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो मैच कुछ ही वार में ही पत्थर की मूर्तियों को टुकड़ों में बदल देता है। जो भी उसे फाइट के लिए चुनौती देता है वो उसे रिंग में बेरहमी से हरा देता है, बल्कि तो कई बार वो मार भी डालता है। उसकी लड़ाइयों को देखने वाले लोग उसकी ताकत देखकर तालियां बजाते हैं और उसे सबसे महान फाइटर मानते हैं। पूरे थाईलैंड में ये माना जाने लगा था कि टोम्पो को हराना नामुमकिन है। पुलिस ने कई बार उसके खतरनाक फाइट्स और मर्डर के कारण उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरह कानून के शिकंजे से बचकर निकल जाता था। इसी बीच थाईलैंड की पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन मार्शल आर्ट मंदिर मौजूद था, जहां सिर्फ सबसे ताकतवर फाइटर को ही ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता था। ये मंदिर उन योद्धाओं के लिए था जो खुद को साबित कर सकते थे। इसी मंदिर में कट नाम का एक व्यक्ति भी आता है, जो थाईलैंड में मार्शल आर्ट सीखने के इरादे से पहुंचा था। उसका असली मकसद था टोम्पो को ढूंढना और सिर्फ उसी से ट्रेनिंग लेना, लेकिन टोम्पो तक पहुंचना आसान नहीं था। उससे मिलने से पहले कट को टोम्पो के एक शिष्य कावी से लड़ना पड़ा। कावी नशे में था, लेकिन उसकी ताकत और फुर्ती किसी नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा थी। उसने कट पर इतनी तेजी से वार किए कि कट को एहसास हो गया कि उसने सही जगह चुनी है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद कट का मुकाबला स्टॉर्म से होता है, जो अपनी घातक किक्स और असाधारण तेजी के लिए मशहूर था। कट ने किसी तरह खुद को संभाला और ये साबित किया कि वो कमजोर नहीं है। उसकी हिम्मत और ताकत को देखकर उसे मंदिर में प्रवेश मिल गया, लेकिन टोम्पो से ट्रेनिंग लेने के लिए अभी उसे और लंबा सफर करना था। 3 दिनों तक लगातार कठिन ट्रेनिंग और मुश्किल प्रैक्टिस के बाद आखिरकार टोम्पो सामने आ ही गया। वो एक भारी भरकम और खतरनाक योद्धा था, जिसकी मौजूदगी मात्र से ही लोगों के अंदर डर समा जाता था। अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने महज 2 वार में ही एक बड़ी पत्थर की मूर्ति को तोड़ दिया। ये देखकर कट को एहसास हुआ कि टोम्पो आम इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद असली मुकाबले शुरू हुए। सभी छात्र अपनी पूरी ताकत और हुनर का प्रदर्शन करने लगे। हर कोई अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहा था, क्योंकि टोम्पो का शिष्य बनने का अवसर सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलने वाला था। लेकिन कट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रात के अंधेरे में जब बाकी फाइटर्स अपने अपने कमरों में सो रहे थे, तो कट धीरे धीरे मंदिर में आगे बढ़ा। उसके हाथ में हथियार था और आंखों में बदले की आग जल रही थी। पता चला कि वो यहाँ सीखने नहीं, बल्कि टोम्पो से अपना पुराना हिसाब चुकता करने आया था। कुछ ही पलों में वो टोम्पो के कमरे तक आ गया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। टोम्पो पहले से ही जाग रहा था। बिना देखे उसने कट की मौजूदगी को भांप लिया और गहरी आवाज में कहा, तुम मेरे पुराने विरोधी के भाई हो, जिसे मैंने पिछले टूर्नामेंट में हराया था, क्यों? ये सुनते ही कट का गुस्सा और भड़क उठा। उसने बिना सोचे समझे टोम्पो पर हमला कर दिया, लेकिन टोम्पो ने एक झटके में कट को जमीन पर गिरा दिया। टोम्पो का पहला ही वार इतना जबरदस्त था कि कट का शरीर कांप गया। दूसरी मार ने उसे पूरी तरह बेहोश कर दिया। इसके बाद कहानी हमें पीछे ले जाती है, जहां हमें पता चलता है कि कट ने टोम्पो को मारने की कोशिश क्यों की थी। कट और उसका बड़ा भाई एरिक अमेरिका में कराटे और मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लेते थे। कट, जो अभी भी ट्रेनिंग ले रहा था, हमेशा अपने भाई से प्रेरणा लेता और उसके जैसा बनना चाहता। कुछ समय बाद एरिक ने वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप जीत ली, लेकिन जीत के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था। उसे हमेशा नए चैलेंजेस और नए विरोधियों की तलाश रहती थी। एक दिन एक मैच खत्म होने के बाद मार्शा नाम की एक महिला एरिक से मिलने आई। उसने उसे जीत की बधाई दी और कहा, तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर हो। अगर तुम अपनी ताकत सही जगह इस्तेमाल करोगे तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। मार्शा चाहती थी कि एरिक थाईलैंड में मुआई थाई फाइटिंग में हिस्सा ले। उसने एरिक को $1,00,000 एडवांस दिए और बताया कि ये कोई आम मुकाबला नहीं होगा। यहाँ कोई नियम नहीं होते, कोई रेफरी नहीं होते, जो बचेगा वही विजेता माना जाता है। कट को ये ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपने भाई को पैसे लौटाने के लिए कहा, क्योंकि उसे पता था कि इस लड़ाई में कोई नियम नहीं होने का मतलब ये है कि एरिक की जान भी जा सकती है। लेकिन एरिक इसे एक सुनहरा मौका मान लेता है। गरीबी में पले बड़े एरिक को अब पैसे और शोहरत दोनों चाहिए थे। दोनों भाइयों के बीच इस बात को लेकर तीखी बहस हुई, लेकिन एरिक ने किसी की भी नहीं सुनी और अकेले ही थाईलैंड के लिए रवाना हो गया। कुछ हफ्ते बाद कट को एक इनविटेशन मिला, जिसमें एरिक ने बताया कि उसका जल्दी थाईलैंड के सबसे बड़े फाइटर से मुकाबला होने वाला है और वो चाहता है कि कट आकर ये मुकाबला देखे। जैसे ही कट थाईलैंड पहुंचता है, वो मुकाबले की जगह पर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि ये कोई भव्य स्टेडियम नहीं, बल्कि खतरनाक और गंदी गलियों के बीच एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब था। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं थी और कोई नियम भी नहीं थे। सिर्फ खून, घूंसे और लड़ाई ही होती थी, जब तक कि कोई फाइटर गिर ना जाए। मुकाबला शुरू होता है। एरिक पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन जल्द ही कट को समझ में आ जाता है कि उसका भाई टोम्पो के सामने टिक नहीं पाएगा। 2 राउंड के बाद भी टोम्पो के शरीर से पसीने की एक बूंद तक नहीं गिरी, जबकि एरिक पूरी तरह से थक चुका था। उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची थी। अचानक पुलिस के सायरन बजते हैं। पुलिस इस अवैध मुकाबले को रोकने के लिए आती है। वहाँ मौजूद हर कोई भागने लगता है, लेकिन भागने से पहले टोम्पो अपना काम पूरा कर लेता है। वो एरिक को गर्दन से पकड़ता है और इतनी जोर से दबाता है कि एक ही झटके में एरिक की मौत हो जाती है। जब कट अपने भाई को उठाने के लिए रिंग में पहुंचता है तो सब कुछ खत्म हो चुका था। एरिक अब इस दुनिया में नहीं था।
लेकिन वहाँ मौजूद भीड़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टोम्पो को दुनिया का सबसे महान फाइटर मानकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं। उस रात कर्ट पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, जहां अधिकारी लुई एरिक की हत्या की जांच कर रही होती है। वो अपने वरिष्ठ अधिकारी जोशुआ से टोम्पो को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करने की मांग करती है, लेकिन जोशुआ उसे रोक देता है और कहता है कि अगर कोई गवाह नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ था, एरिक की मौत पर कोई केस नहीं चलेगा और उसे इंसाफ भी नहीं मिलने वाला। तभी मार्शा पुलिस स्टेशन आती है। उसके चेहरे पर ना तो दुख था और ना ही अफसोस। वो कट को ताना मारते हुए कहती है, अगर तुम्हारा भाई सच में अच्छा फाइटर होता तो वो रिंग में इस तरह मारा नहीं जाता। ये सुनकर कट का गुस्सा फूट पड़ता है और वो मार्शा का गला पकड़ लेता है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। अब कट को सच्चाई समझ में आ चुकी थी। यहाँ सब कुछ मार्शा के इशारों पर हो रहा था। इसके बाद कट को उसके भाई के पुराने ट्रेनर माइकल के पास ले जाया जाता है। माइकल सालों से थाईलैंड में फाइटर्स को ट्रेन कर रहे थे और एरिक भी उन्हीं का शिष्य था। कट को बुलाने का असली कारण था कि उसे एरिक द्वारा कमाए गए पैसे दिए जाएं। लेकिन जब माइकल ने कट को उसके भाई की मौत पर इस कदर दुखी देखा तो उसने उससे कहा, इस हालात के लिए तुम्हारा भाई खुद जिम्मेदार था। यही कट को पता चलता है कि एरिक ने कभी अपनी ट्रेनिंग पूरी की ही नहीं थी। इसी वजह से वो टोम्पो से हार गया। इससे पहले कि कट कुछ समझ पाता, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी उसे एयरपोर्ट ले जाते हैं। वो चाहते थे कि वो अमेरिका लौट जाए और अपने भाई की मौत को भूल जाए, लेकिन कट का इरादा कुछ और ही था। वो हर हाल में अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। चालाकी से पुलिस वालों को चकमा देकर वो वहाँ से भाग निकलता है। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ महीनों की प्लानिंग के बाद कट ने टोम्पो पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। टोम्पो चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसने अपने हाथ गंदे न करने का फैसला किया और पुलिस को आदेश दिया कि वो उसे ठिकाने लगा दे। जैसे ही पुलिस कट को गिरफ्तार करने लगती है, अधिकारी लुई वहाँ पर पहुँच जाती है और कट को बचाकर वहाँ से निकल लेती है। लुइस पहले से इस केस में दिलचस्पी दिखा रही थी और अब वो कट को सुरक्षित किसी और जगह ले जाना चाहती थी ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक उनका रास्ता रोक लिया जाता है। लुई को शक होता है और तभी चारों तरफ से हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। ये लोग टोम्पो ने कट को खत्म करने के लिए भेजे थे, लेकिन कट भी कोई आम इंसान नहीं था। उसने अपनी चालाकी और तेजी से खुद को बचाया और वहाँ से भाग निकलने में कामयाब रहा। अब लुई जब कट पर भरोसा करने लगी थी, उसे माइकल के पास ले जाती है। माइकल उसे छिपाने का फैसला करता है ताकि वो सुरक्षित रहे और देश से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाल सके। लेकिन कट के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, अपने भाई की मौत का बदला लेना। उसने माइकल से गुजारिश की वो उसे ट्रेनिंग दे ताकि वो टोम्पो को हरा सके। माइकल पहले उसकी ताकत और काबिलियत को परखता है, लेकिन जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि अगर कट इसी हालत में लड़ा तो वो अपने भाई की तरह मारा जाएगा। लेकिन कट हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर चोट को सहता रहा, हर कठिनाई को झेलता रहा। आखिरकार माइकल को कट की दृढ़ता देखकर उसे ट्रेनिंग देने के लिए हाँ करनी पड़ी। अब बस एक ही उम्मीद थी कि माइकल उसे मुआई थाई की वो महान किक सिखा सके जिससे वो टोम्पो को हरा पाए। अगली सुबह से ही कट की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जल्दी उसे पता चलता है कि एक महान मुआई थाई फाइटर बनना आसान नहीं है। माइकल उसे एक पल के लिए भी आराम नहीं करने देता। उसकी दिन रात कड़ी मेहनत और कठिन ट्रेनिंग चलती रही। कई हफ्ते बीत जाते हैं और धीरे धीरे कट मजबूत और तेज बनने लगता है। एक दिन पहली बार वो माइकल पर कुछ वार करने में सफल हो जाता है। इससे ये साफ हो जाता है कि वो जल्दी टोम्पो से फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद माइकल उसे एक फाइट क्लब में लेकर जाता है। वहाँ जाने से पहले माइकल ने कट से कहा था कि उसे सिर्फ दूसरों की फाइट देखनी है, लेकिन ये झूठ था। जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है, कट का नाम फाइट के लिए पुकारा जाता है। कट चौंक जाता है और माइकल से पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? जिस पर माइकल हंसकर जवाब देता है, स्ट्रीट फाइट कहीं भी कभी भी हो सकती है भाई। तुम्हें असली स्ट्रीट फाइटिंग सीखनी होगी और हमेशा तैयार रहना होगा। वो कट से ये भी कहता है कि आज वो जो भी पैसे जीतेगा उससे उसे ट्रेनिंग की फीस भरनी होगी। अब कट के पास कोई और रास्ता तो था नहीं, तो उसे रिंग में उतरना ही पड़ा। कट का मुकाबला एक बड़े ताकतवर और अनुभवी फाइटर से होता है। कट पूरी ताकत लगाता है, लेकिन सामने वाला बिना हिले डुले उसके हर वार को झेल लेता है। कट के हर पंच और हर किक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर माइकल को एहसास होता है कि कट अभी भी तैयार नहीं है। माइकल को मजबूर होकर लड़ाई रोकनी पड़ी। कट को एक बुरी हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल होने से तो बच जाता है। हालांकि इस लड़ाई में माइकल ने अपने सारे पैसे खो दिए, लेकिन कट को एक बड़ा सबक मिल चुका था। वो अभी टोम्पो से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगली सुबह अचानक टोम्पो का शिष्य कैबी माइकल के घर पहुंचा। दरअसल टोम्पो कैबी से परेशान हो चुका था और उसने उसे मंदिर से निकाल दिया था। अब कैबी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो कट से उम्मीद करता है कि वो माइकल को उसे शरण देने के लिए मना ले। कट को इस समय मदद की जरूरत थी और एक अच्छा सहयोगी उसके लिए फायदेमंद हो सकता था। माइकल ये बात समझता है और कैबी को अपने साथ रखने का फैसला करता है। अब दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और उनका एक ही लक्ष्य होता है, टोम्पो के घमंड को तोड़ना। माइकल कट को मुआई थाई की एक खास तकनीक सिखाता है जिसमें दिन रात
नारियल तोड़ने का अभ्यास शामिल होता है। शुरुआत में कट के हाथों में दर्द और छाले हो जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो लगातार अभ्यास करता रहता है जब तक वो बिना किसी परेशानी के नारियल तोड़ने में सक्षम नहीं हो जाता। अब कट को लगने लगता है कि अब वो पूरी तरह से तैयार है टोम्पो से बदला लेने के लिए। अपने गुरु के मना करने के बावजूद वो आधी रात को टोम्पो के मंदिर में पहुंच जाता है। वो सीधे टोम्पो को चुनौती देने के लिए आया हुआ था। अब ये मुकाबला सिर्फ एक साधारण लड़ाई नहीं रही, बल्कि जिंदगी और मौत की जंग बनने वाली थी। कट के टोम्पो के मंदिर में पहुंचने के बाद असली लड़ाई की शुरुआत होती है। वहाँ उसका सामना सबसे पहले स्टॉर्म से होता है, जो पहले भी उसके लिए एक बड़ा खतरा था। लेकिन इस बार कट पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसने स्टॉर्म को हराने में ज्यादा समय नहीं लगाया। इसके बाद टोम्पो के सबसे खतरनाक शिष्यों ने कट पर हमला किया, लेकिन अब वो पूरी तरह तैयार था। उसने एक एक करके सभी को हरा डाला। अब टोम्पो के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे कट की चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ी। लेकिन टोम्पो ने एक शर्त रखी, ये मुकाबला अंडरग्राउंड स्टेडियम में होगा, जहां उसकी हार या मौत से टोम्पो मोटा पैसा कमा सकेगा। इसी बीच लुई, जो पहले से टोम्पो के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, इस पूरे प्लान के बारे में जान जाती है। उसे पता चलता है कि इस फाइट को मार्शा ऑर्गेनाइज कर रही है और ये उसे रंगे हाथ पकड़ने का एक बेहतरीन मौका था। लेकिन लुई को ये भी एहसास होता है कि पुलिस विभाग में कई भ्रष्ट अधिकारी हैं जो मार्शा के लिए काम कर रहे थे। लुई कट को इस फाइट से रोकने के लिए इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर देती है। जब कट पुलिस स्टेशन में बंद था तो जोशुआ ने लुई को बताया कि टोम्पो ने उसके खिलाफ सारे आरोप हटा दिए हैं, इसलिए अब उसे बंद रखने का कोई ठोस कारण नहीं है। लेकिन लुई जानती थी कि अगर कट को छोड़ दिया जाएगा तो ये एक बड़ी गलती होगी। इसी बीच कट और माइकल ने गार्ड्स को चकमा देकर वहाँ से भागने का प्लान बना लिया। वो सफलतापूर्वक पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं और सीधा मुकाबले वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। अब फाइट शुरू होने का समय आ चुका था। जैसे कट स्टेडियम में पहुंचता है, टोम्पो उसे धमकी देता है, तुम भी अपने भाई की तरह मारे जाओगे, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कमजोर और असहाय महसूस कराऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे मारने के लिए छिपकर हमला किया था। पहला राउंड बिना हथियारों के शुरू होता है। दोनों फाइटर एक दूसरे पर वार करते हैं, लेकिन टोम्पो की ताकत अब भी भारी पड़ रही थी। कट के कई वार उस पर असर नहीं कर रहे थे। टोम्पो ने सिर्फ अपनी खुली हथेली से ही कट के हमलों को रोक दिया। दूसरे राउंड में फाइट और भी खतरनाक बन गया था। दोनों के हाथों में कांच से ढके ग्लव्स पहना दिए गए थे। लड़ाई और भी खूनी हो गई। टोम्पो ने कांच के लगे हाथों से कट पर हमला किया, जिससे उसका चेहरा खून से सन गया। लेकिन कट हार मानने वालों में से नहीं था। उसने टोम्पो पर वार किया, जिससे वो गुस्से में और भी आक्रामक हो गया। मार्शा जो इस फाइट से मोटा पैसा कमा रही थी, टोम्पो को इशारा करती है कि वो थोड़ी देर और कट को तड़पाए ताकि ज्यादा सट्टे लगाए जा सके। टोम्पो अपने हर वार से कट को तोड़ने की कोशिश करता है। तीसरे राउंड में लड़ाई और भी खतरनाक हो गई। अब इस बार दोनों को तलवारें दी गई। टोम्पो ने कट को वैसे ही पकड़ लिया जैसे उसने उसके भाई एरिक को दबोचा था। ये वही पल था जहाँ एरिक की जान गई थी। मार्शा ने टोम्पो को इशारा किया कि अब कट को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इसी समय पुलिस फाइट क्लब में धावा बोल देती है। लुई ने मार्शा को रंगे हाथ पकड़ लिया, लेकिन पकड़े जाने के बावजूद भी मार्शा के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि वो जल्दी छूट जाएगी। लुई कट को लड़ाई रोकने के लिए कहती है, लेकिन कट कहता है, ये मेरा आखिरी मौका है अपने भाई का बदला लेने का, मुझे लड़ाई खत्म करनी ही होगी। अब आखिरी और निर्णायक राउंड शुरू होता है। इस बार फाइट और भी खतरनाक हो गई थी। दोनों को 2 तलवारें दी गई थी, यानी अब ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कोई इसमें मारा नहीं जाता। चारों तरफ तलवारों की टकराहट गूंज रही थी। कट पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन टोम्पो के बार बेहद तेज और घातक थे। कुछ ही देर में टोम्पो ने कट को वैसे ही पकड़ लिया जैसे उसने उसके भाई को मारा था। कट अब मौत के करीब आ चुका था, लेकिन तभी उसे माइकल की सिखाई गई फाइटिंग टेक्निक्स और अपने भाई की हार याद आ गई। उसने खास मूव का इस्तेमाल किया और टोम्पो की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। इसके बाद बिना रुके कट ने अपनी मास्टर किक से टोम्पो पर हमला कर दिया। टोम्पो बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन कट ने रुकने का नाम नहीं लिया। वो लगातार वार करता गया, जिससे टोम्पो लड़खड़ाने लगा। टोम्पो ने दीवार में फंसी तलवार निकालकर कट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कट के हाथों में अब भी कांच बंधे थे और उसने पूरी ताकत से टोम्पो की गर्दन पर घुसे मारे। कट तब तक वार करता रहा जब तक टोम्पो की गर्दन की नसें नहीं कट गई। कुछ ही देर में टोम्पो का इतना खून बह गया कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब कट के बदले की आग शांत हो चुकी थी। लड़ाई यहीं खत्म हो चुकी थी। इसके बाद कट और लुई ने अमेरिका लौटने का फैसला किया, जहाँ वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। उधर माइकल ने भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला था। उसने अपनी सारी सेविंग्स इस फाइट में लगा दी थी, लेकिन टोम्पो की हार ने उसे उसकी लाइफ की सबसे बड़ी जीत दिला दी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।